बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं टीसीए साइकिल के बारे में, जिसको हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है और इसका जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट होता है जिससे ये सारा साइकिल स्टार्ट होता है वो होता है एसिटाइल को ए, जो कि ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंडेंस करता है और सारा साइकिल स्टार्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होता है क्योंकि इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर ATP प्रोवाइड करते हैं और ये एरोबिक होता है और ऑक्सीजन इसका फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर भी। तो अब हम इसके सारे प्रोसीजर को स्टार्ट करें तो जो एसिटाइल को ए है स्टार्टिंग प्रोडक्ट है इसका। तो सबसे पहले हमें बनानी है एसिटाइल को ए। हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है? साइटोसोल के अंदर हो रही होती है। इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है पायरोवेट। पायरोवेट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड दिस पायरोवेट is converted to acetyl CoA with the help of pyruvate dehydrogenase complex enzyme। ये पायरुवेट अगर साइटोसोल के अंदर ग्लाइकोलिसिस के प्रोसीजर के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन टीसीए साइकिल तो हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हमने इस पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं, एंजाइम कह रही हूँ, एक कैरियर होता है जिसे कहते हैं पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल कैरियर। ठीक है, ये क्या करता है? कैरियर पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रियल कैरियर इस पायरुवेट को साइटोसोल से पकड़ता है और इसको ट्रांसफ़र कर देता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। और यहाँ पर एंजाइम होता है पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द टीसीए साइकिल बट इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कन्वर्जन ऑफ द पायरुवेट टू एसिटाइल को ए। पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम के अंदर जो है वो 3 एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम का ये कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। तो इसके अंदर एक होता है E1, ठीक है, एक होता है E2 और एक होता है E3। E1 को हम कहते हैं पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है, और E2 को कहते हैं डाईहाइड्रोलिपॉयल ट्रांसएसिटाइलेज और E3 को कहते हैं डाईहाइड्रोलिपॉयल डीहाइड्रोजनेज। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, डाईहाइड्रोलिपॉयल ट्रांसएसिटाइलेज एंड डाईहाइड्रोलिपॉयल डीहाइड्रोजनेज रिक्वायर्स डिफरेंट कोएंजाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर प्रॉपर एक्शन। तो डाईहाइड्रोलिपॉयल ट्रांसएसिटाइलेज के अंदर जो कोएंजाइम होता है रिक्वायर्ड होता है इसको वो होता है लिपोइक एसिड और को-ए। 2 इसके अंदर होते हैं कोएंजाइम। डाईहाइड्रोलिपॉयल डीहाइड्रोजनेज को NAD रिक्वायर्ड होता है और साथ FAD। और पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज के अंदर थायामीन पायरोफॉस्फेट जो है वो कोएंजाइम के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। अब जब आता है पायरुवेट तो पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम का करता है कि भाई मेरे पास पायरुवेट आ गया, अब मैंने अपना सारा एक्शन जो है वो परफॉर्म करना स्टार्ट करना है। तो अब हम करते हैं इसके एक्शन को स्टार्ट। परफॉर्म जो करता है ये अपना रोल प्ले करता है वो क्या होता है कि सबसे पहले पायरुवेट आ गया है, इसके पास पायरुवेट आ गया है तो पहले आएगी E1 साइट, ठीक है। E1 एंजाइम पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज वो क्या करेगा कि इसके अंदर मौजूद इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कराएगा, डी कार्बोक्सिलेशन कराएगा और इस कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूव होने के बाद हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव बन जाता है। हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव इसका कोएंजाइम क्या था? थायामीन पायरोफॉस्फेट, उसकी रिएक्टिव कार्बन के साथ बाउंड कर जाता है। ये फंक्शन था सारा इसकी E1 एंजाइम का, जिसको हम क्या कह रहे थे? पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव बाउंड होता है थायामीन पायरोफॉस्फेट की रिएक्टिव कार्बन के साथ। अब आएगा इसकी E2 एंजाइम का जो है वो फंक्शन, जिसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोलिपॉयल ट्रांसएसिटाइलेज, और इसको चाहिए होता है लिपोइक एसिड और को-ए। लिपोइक एसिड का जो होता है ना इसके साथ होते हैं डाइसल्फाइड फॉर्म लिपोइक एसिड की, कुछ इस तरह से। ये डाइसल्फाइड फॉर्म ऑफ लिपोइक एसिड कैसे अटैच होती है इस हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव के साथ कि जो डाईहाइड्रोलिपॉयल ट्रांसएसिटाइलेज है ये इस हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव की क्या कराता है? ऑक्सीडेशन करा देता है। ऑक्सीडेशन करा देता है और बाद में इसको डाइसल्फाइड फॉर्म ऑफ लिपोइक एसिड के साथ अटैच करवा देता है। यहाँ पर से हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा। हमें पता है कि ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, ठीक है, हाइड्रोजन निकल जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है हाइड्रोक्सी इथाइल डेरिवेटिव इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, यहाँ पर से हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारे पास इसकी एक जो सल्फ़र था इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाएगा और बाकी जो डाइसल्फाइड फॉर्म ऑफ लिपोइक एसिड थी वो वैसे की वैसे ही आकर अटैच हो जाएगी। ये हमारे पास बन गया इसका कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जब लिपोइक एसिड की डाइसल्फाइड फॉर्म ने अपना एक्शन किया। अब जो नेक्स्ट था वो क्या था? को-ए। इसका सेकेंड कोएंजाइम यहाँ पर थायोल ग्रुप के साथ बाउंडेड को-ए आएगा और वो इसकी एसिटाइल ग्रुप के साथ आकर अटैच हो जाएगा और एसिटाइल डेरिवेटिव बाउंडेड विद द को-ए मॉलिक्यूल हमारे पास क्या बन जाएगा? एसिटाइल को-ए बन जाएगा। ये वाला यहाँ पर से इससे सेपरेट हो जाएगा और ये वाला को-ए से थायल ग्रुप सेपरेट होके कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा।
अब ये हो गया इसकी सेकंड यानी E2 का सारा फंक्शन, ये E2 ने सारा फंक्शन परफॉर्म करवाया। अब जो हमारे पास एसिटाइल को ए का मालिक्यूल था वो तो बन चुका था, बट हमें डाइसल्फाइड फॉर्म ऑफ लिपोइक एसिड को रीजनरेट करना है ताकि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम दोबारा अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। अब इसको रीजनरेट करने के लिए इसकी E3 साइड, जिसको हम डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजनेस कह रहे हैं, वो आएगी, जिसका कोएंजाइम NAD है और FAD है। यहाँ पर इसका जो कोएंजाइम FAD है वो डिहाइड्रोजनेशन के प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर जो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच थी उनको कुछ इस तरह FAD जो है वो FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ ही जो NAD था हमारे पास वो भी NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया कि ये डाइसल्फाइड फॉर्म ऑफ लिपोइक एसिड रीजनरेट हो गई है। ये सारा फंक्शन था पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम का, और इसके रिजल्टेंटली हमारे पास बन गया है NaDH और कार्बन डाइऑक्साइड, और डाइसल्फाइड फॉर्म ऑफ लिपोइक एसिड रीजनरेट हो गई है और एसिटाइल CoA बन गया है। अब इसकी रेगुलेशन की तरफ देखें तो रेगुलेशन में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम के साथ दो और रेगुलेटरी एंजाइम जो है वो एसोसिएटेड होते हैं। उन दो रेगुलेटरी एंजाइम में आता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस काइनेज और आता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस फॉस्फेटेज। नेम से ही जाहिर है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस काइनेज फॉस्फोरिलेशन कराएगा और फॉस्फेटेज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम की डीफॉस्फोरिलेशन करा देगा। अब इसकी डीफॉस्फोरिलेशन से पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और जब इसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाती है तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। जब इसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी, यहाँ पर से पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम ने इसके साथ फॉस्फेट अटैच करवाया तो इट विल बी इनएक्टिव, और जब फॉस्फेटेज ने यही पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम से फॉस्फेट को रिमूव करा दिया तो ये एक्टिव हो जाएगा। ये इसकी हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम इसकी एलोस्टेरिक रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। वी नो दैट कि ट्राइसिट्रिक एसिड साइकिल बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसका मेन फंक्शन क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना। बॉडी में अगर ATP का लेवल बहुत ज़्यादा है इसका मतलब एनर्जी पहले से ही बहुत ज़्यादा है। NADH का लेवल बहुत ज़्यादा है, NADH भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर ATP प्रोवाइड करता है, इसका मतलब एनर्जी बॉडी में मौजूद है, पहले से ही इनफ है। इसके अलावा अगर एसिटाइल CoA का लेवल ज़्यादा है तो एसिटाइल CoA का लेवल बढ़ाने के लिए ही तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म करवा रहा था, वही तो पायरुवेट को एसिटाइल CoA में कन्वर्ट कर रहा था। एसिटाइल CoA बनेगा तो ही आगे से सिट्रिक एसिड साइकिल चलेगा और एनर्जी मिलेगी, मगर यहाँ पर हमारे पास ATP भी है, NADH भी है और एसिटाइल CoA भी है। तो इट मीन्स टू से व्हेन ATP, NADH एंड एसिटाइल CoA लेवल्स जो है वो हाई होंगे तो ये सारे फंक्शंस जो ATP, NADH, एसिटाइल CoA का क्या होगा कि ये इस पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस काइनेज को क्या करेंगे, एक्टिव कराएंगे कि आप जो है वो फॉस्फोरिलेशन करवा दो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम की, और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम की फॉस्फोरिलेशन के बाद पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, और वो इनएक्टिव होगा तो पायरुवेट को एसिटाइल CoA में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो इन सब का जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट होगा ऑन द पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस काइनेज। बट पायरुवेट जो होगा, पायरुवेट इटसेल्फ जो है वो इनहिबिटरी इफेक्ट करवाता है इस पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस काइनेज के ऊपर। कैसे कि पायरुवेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पायरुवेट कह रहा है कि भाई मुझे आप कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, एसिटाइल CoA के अंदर, ताकि ट्राइसिट्रिक एसिड साइकिल में जाके मैं एनर्जी प्रोड्यूस करवाऊँ। तो पायरुवेट का लेवल जब बॉडी में ज़्यादा हो रहा है तो पायरुवेट को एसिटाइल CoA में कन्वर्ट करने के लिए इस पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस काइनेज को इनहिबिट किया जाएगा ताकि फॉस्फोरिलेशन ना हो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम की, और वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट जो है वो हो रहे। उसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी तो इनएक्टिव हो जाएगा ना, लेकिन पायरुवेट उसको फॉस्फोरिलेशन ही नहीं होने दे रहा क्योंकि काइनेज को उसने इनहिबिट कर दिया। बट कैल्शियम का अगर हम इसके ऊपर इफेक्ट देखें, कैल्शियम मसल्स के अंदर जब एक्सरसाइज के नतीजे में बहुत ज़्यादा कैल्शियम सिक्रीट होता है, इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज के दौरान मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो क्या करेगा कि वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस फॉस्फेटेज को एक्टिव कराएगा, कहेगा भाई आप फॉस्फोरिलेशन जो है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स की हुई है जो, उसको ख़त्म करो, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करो, फॉस्फेटेज उसको रिमूव कर देगा और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, वो पायरुवेट को एसिटाइल CoA में कन्वर्ट कर देगा। अब इसके जो रेगुलेशन के बाद हम इसके अंदर कुछ इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारियां होती हैं उनको देख लेते हैं। तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के जो अल्फा सब यूनिट होता है उसको कोड कर रहे होता है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद जीन। कोई म्यूटेशन हो गया है, अल्फा सब यूनिट जो है वो E1 का नहीं बन पा रहा, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो क्या होगा कि पायरुवेट का लेवल बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पायरुवेट एसिटाइल CoA में कन्वर्ट नहीं हो रहा, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम इनएक्टिव है। पायरुवेट बॉडी में बहुत ज़्यादा होगा तो अल्टरनेटिवली
कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा लैक्टेट के अंदर, और जब लैक्टेट का लेवल बॉडी में ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा तो लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है। और ब्रेन का मेन सोर्स जो है एनर्जी हासिल करने का वो TCA साइकिल है, वो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो मेंटल डिसऑर्डर न्यूरो डिजेनरेशन का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। उसके बाद आर्सेनाइड पॉइजनिंग होती है एक, उसमें क्या होता है कि जो आर्सेनाइड फॉर्म होती है वो क्या करती है कि जो लिपोइक एसिड के साथ थायोल ग्रुप था, ठीक है, थायोल ग्रुप था, उसके साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेती है और उसको अपनी एक्टिव फॉर्म में जो है वो जाने नहीं देती, ठीक है, उसका जो फंक्शन था उसको करने ही नहीं दे रही, उसके साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लिया तो तब भी पायरुवेट का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, लैक्टेट का लेवल, लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और वही सारे मेंटल डिसऑर्डर, न्यूरो डिजेनरेशन, सारा प्रोसीजर चलना शुरू हो जाएगा। तो ये था पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड द एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम द सिट्रिक एसिड साइकिल। स्टार्टिंग प्रोडक्ट हमने बना लिया है, एसिटाइल कोए हमारे पास बन चुका है। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मेडिकल हेल्थ पैक।